यार अनु, मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। सुबह से मैं तुम्हें बताने के बारे में सोच रही हूँ, मगर तुम कभी प्रशांत भाई तो कभी संजना आंटी के साथ किसी न किसी काम में बिजी थी और इसीलिए बताने का मौका ही नहीं मिल सका। रात डिनर के बाद अनु और आराधना छत पर ठंडी हवा एंजॉय करने आई तो आराधना ने उससे कहा था। अच्छा, कौन सी बात? अनु ने एकदम चौंक कर पूछा, क्योंकि आराधना का जब भी ऐसा अंदाज होता तो वो कोई ना कोई ब्रेकिंग न्यूज़ ही सुनाती थी। अब ये बात अलग थी कि अक्सर वो ब्रेकिंग न्यूज़ गलत ही निकलती थी। सुबह मुझे संजना आंटी ने प्रशांत भाई की शर्ट लेकर उनके कमरे में भेजा था। मैं गई तो वो वॉशरूम में नहा रहे थे, जबकि उनकी अलमारी का डोर आधा खुला था। सामने उनकी एक डायरी नजर आ रही थी। बस फिर क्या था, मेरी उत्सुकता जाग उठी। मैंने फौरन डायरी उठाई। उसमें से कोई तस्वीर निकलकर नीचे गिर गई। मैं झुककर उस तस्वीर को उठाने लगी और इससे पहले कि उसे सीधा करके देख पाती, उसी वक्त वो खड़ूस प्रशांत भाई वॉशरूम से बाहर आ गए। उनको देखकर मेरा सांस रुक गया और मेरे हाथ में तस्वीर देखकर उनके चेहरे का रंग भी उड़ गया, जैसे उनकी चोरी पकड़ी गई हो। और उन्होंने अगले ही पल झपट कर मेरे हाथ से तस्वीर छीन ली थी। अफसोस कि मैं तस्वीर को देख नहीं सकी, मगर मुझे पूरा यकीन है कि वो किसी लड़की की तस्वीर थी। सारी बातें डिटेल्स से बताने के बाद वो आखिरी बात पर जोर देकर बोली, तुम्हें कैसे यकीन है कि वो तस्वीर किसी लड़की की ही होगी? अनु ने उसकी पूरी बात सुनकर सवाल किया। यार, उनके चेहरे के हाव भाव से और कैसे। अगर लड़की न होती तो वो मेरे हाथ से छीनकर मुझे डांटते नहीं। तुम मानो या न मानो, मुझे पक्का यकीन है वो किसी को पसंद करते हैं और वो तस्वीर वाली लड़की उनकी प्रेमिका है। वो पूरे भरोसे के साथ अपनी बात पर जोर देने लगी, जबकि जवाब में अनु ने हंसी दबाकर कहा, तुम्हें हर शरीफ और सीरियस बंदे पर अफेयर का शक क्यों होता है? उस दिन तुम कॉलेज में सर सुनील के बारे में भी कह रही थी कि सर सुनील का मैम प्रिया के साथ कोई ना कोई चक्कर चल रहा है, जबकि सर सुनील के बारे में पूरे कॉलेज में मशहूर है कि वो कितने शरीफ और सीधे साधे इंसान हैं। किसी औरत की तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखते। प्रिया मैम के साथ साथ किसी भी फीमेल टीचर की तरफ हमने तो उन्हें कभी आंख उठाकर देखते हुए नहीं पाया, मगर तुमने अपनी तीसरी आंख से पता नहीं ये सब कुछ कब देख लिया। और फिर क्या हुआ था? प्रिया मैम की तो कुछ महीनों के बाद शादी भी हो गई थी और वो ट्रांसफ़र करवाकर कॉलेज से चली भी गई थी। सर सुनील के चेहरे पर तो कोई भी फ़र्क नज़र नहीं आया था। बात ख़त्म करने के साथ साथ अनु एकदम से हंस पड़ी थी, तो आराधना ने उसे घूर कर देखा। ओह हेलो, तुम्हें क्या लगता है हर बार मेरा दावा गलत निकलेगा? इस बार मेरा यकीन कर लो। उसकी बात पर अनु ने अपना माथा पीट लिया। आराधना, प्रशांत भाई इन चक्करों में पड़ने वाले नहीं हैं, न उनका मिजाज ऐसा है। तुम अच्छी तरह जानती भी हो, वो बाहर की लड़कियों से तो क्या, जान पहचान वाली लड़कियों से भी बात नहीं करते। अनु ने आराधना को बहुत ही प्यार से समझाते हुए कहा था। ओहो, रहने दो। हाँ हाँ ठीक है, हमने उन्हें कभी किसी लड़की से बात करते हुए नहीं देखा, लेकिन बाहर वो लड़कियों से बात करते हों हमें क्या मालूम। और वैसे भी वो मर्द हैं, कोई मशीन तो नहीं, जैसा उन्हें चलाया जाए वो वैसा चलेंगे। उनके भी भाई जज्बात हैं, तो लड़की से बात कर लेते होंगे, दोस्तियाँ भी होती होंगी, किसी के प्यार के चक्कर में भी पड़े होंगे। ये कोई अनोखी बात तो नहीं है। मैं गारंटी से कहती हूँ उनकी अलमारी में एक लड़के की तस्वीर मौजूद है। बस आराधना अपनी बात पर बुरी तरीके से अड़ी हुई थी। ये जासूसी वाली आदत छोड़कर कभी अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दे लिया करो। अगर भाई को पता चल गया ना तो तुम्हारी तो बिल्कुल भी खैर नहीं होगी। अनु कंधे उचकाकर नसीहत करने के साथ साथ उसे खबरदार भी करने लगी। छोड़ो यार, पढ़ाई तो इंसान को बोर करती है, जासूसी करने में तो अलग ही मज़ा आता है। मैं तो बहुत टाइम से इस मिशन पर लगी हुई थी, क्योंकि प्रशांत भाई इतने हैंडसम हैं, उनका शरीफ होना और लड़कियों से दूर रहना, शो करना मुझे बिल्कुल भी हजम नहीं होता। और फिर मेरा शक देखा ना, सही निकला। उनकी अलमारी में जिस लड़की की भी तस्वीर है ना, वही उनकी महबूबा है। वो तो यूं चहक उठी थी जैसे कोई बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया हो। इससे पहले अनु उसे कोई जवाब देती, अचानक उसकी नज़र आराधना से कुछ फासले पर उसके पीछे खड़े अपने भाई प्रशांत पर पड़ी। अनु के चेहरे का रंग एकदम से उड़ गया। इससे पहले कि वो आराधना को खबरदार करती कि भाई पीछे खड़े हैं, प्रशांत ने उसे इशारे से खामोश रहने को कहा और वहाँ से जाने के लिए कहा। तुम यहीं रुको, मैं पानी पीकर आती हूँ। अनु ने थूक निगल कर एक नज़र प्रशांत भाई के तने हुए चेहरे पर डालकर आराधना से कहा।
जो अब अपने मोबाइल का लॉक खोलकर उसमें स्क्रॉल कर रही थी। उसकी इजाज़त मांगने पर आराधना ने सर हाँ में हिला दिया। अनु के जाने के बाद प्रशांत धीरे से आगे बढ़ा। अच्छा, तो मेरा किसी लड़की के साथ अफेयर चल रहा है, और वो तस्वीर उसी की थी जो सुबह तुमने मेरी अलमारी में देखी थी। वो एकदम उसके सामने आकर खड़ा हुआ और सीने पर हाथ बांधते हुए तंजिया अंदाज में बोला, नहीं तो मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रही थी अनु से। आराधना, जो अपने सामने उसे देखकर पहले तो बुरी तरह घबरा गई थी, एकदम संभल कर बात बनाते हुए बोली, ये तुम हर वक्त मेरी जासूसी क्यों करती रहती हो? तुम्हें क्यों इतनी उत्सुकता है मेरे बारे में जानने की? प्रशांत खुराना ने अजीब सी नज़रों से उसे देखते हुए कहा था। नहीं तो। आराधना के चेहरे का रंग एकदम से उड़ गया था। कभी तुम मेरी माँ से कहती हो कि मैं सिगरेट पीता हूँ, कभी मेरे पापा को बताती हो कि मैं देर से घर आया, कभी आधी रात को किसी काम से जाना पड़े और अगर तुम मुझे घर आते हुए देख लो तो ये खबर भी पूरे घर में फैला देती हो, कभी रात को छुपकर मुझे फ़ोन पर बातें करते देख लो तो मेरी माँ को जाकर उकसाती हो कि मुझसे पूछें मैं इतनी रात में किससे बातें कर रहा था, और अब मेरी बहन के सामने मेरे अफेयर को लेकर कहानी पर कहानी बनाकर सुनाए जा रही हो। अगर मुझ में इतनी ही दिलचस्पी है, मुझ पर नज़र रखने का इतना ही शौक़ है, तो चलो तुम्हारा ये शौक़ भी पूरा कर देता हूँ। उस लड़की की जगह तुम्हें दे देता हूँ जिसकी तस्वीर मेरी अलमारी में है। प्रशांत खुराना के शब्द थे या बम का धमाका। आराधना फटी फटी निगाहों से उसे देखने लगी, जिसकी आंखों में अजीब से भाव चमक रहे थे कि क्या मतलब है तुम्हारा? वो एकदम से घबरा कर बोली, मतलब ये है कि तुम जो मुझ में इतनी दिलचस्पी रखती हो ना, और मेरी जासूसी पर परेशान होती हो, तो तुम्हें ही मैसेज प्रशांत खुराना बना देता हूँ ताकि जासूसी करने की ज़रूरत ही ना पड़े, खुलकर मुझ पर नज़र रख सको। न जाने वो सीरियस था या फिर मजाक कर रहा था, मगर आराधना तो सदमे के मारे उसे बड़ी बड़ी आंखें करके देखने लगी थी। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं प्रशांत भाई? मैं आपको भाई कहती हूँ, अनु की तरह मैं आपकी बहन हूँ। सदमे की हालत में उसके मुंह से निकला था। ओह कम ऑन, मेरी सिर्फ एक ही बहन है अनु, और तुम तो अनु की दोस्त हो। अगर मुझे भाई समझती हो तो इस तरह मेरी जासूसी न करती फिरती। प्रशांत खुराना का अंदाज जताने वाला था, जबकि आराधना के चेहरे पर एकदम से नाराजगी आ गई। बाकी ये बात तो सही थी, वो प्रशांत खुराना की अक्सर जासूसी करती रहती थी। ये सोचकर उसे गिल्ट महसूस हुआ। आप गलत समझ रहे हैं, मैं तो बस यूं ही। वो अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए प्रशांत की बात को झुटलाना चाहती थी, मगर वो उसकी बात को तुरंत काट गया। यूं ही कोई किसी की जासूसी नहीं करता फिरता। तुम मानो या न मानो आराधना, तुम मुझ में दिलचस्पी रखती हो, और अब तुम झूठ बोलकर पीछे नहीं हट सकती और ना मुझसे जान छुड़ा सकती हो। खुद अपनी तरफ मुझे अट्रैक्ट किया है तुमने। प्रशांत खुराना कहते हुए उसके बेहद करीब आ गया, यहाँ तक कि दोनों के बीच 1 इंच का फासला रह गया था। क्या मतलब है तुम्हारा? आराधना ने एकदम हड़बड़ाकर पीछे होना चाहा, मगर पीछे तो छत की दीवार थी। प्रशांत ने दोनों हाथ उसके दाएं बाएं रखते उसे अपने बाहों के घेरे में कैद कर लिया। आराधना का दिल उछलकर गले में आ गया। वो बुरी तरह झटपटाने लगी। जिस लड़की की तस्वीर मेरी अलमारी में है, अब समझ लो कि वो तस्वीर तुम्हारी ही है, वो सीरियस अंदाज में कहकर उसकी आंखों में देखने लगा। प्रशांत भाई प्लीज़, उसके शब्द और उसकी इस कदर नज़दीकी पर आराधना के कांपते होठों से निकला था। भाई मत कहो, भाई नहीं हूँ मैं तुम्हारा, प्रशांत खुराना ने उसकी तरफ झुकते हुए सरगोशी के अंदाज में कहा था, जबकि आराधना बुरी तरह से कांप उठी थी। पलकें लरचने लगीं। न जाने कैसे उसने पूरा जोर लगाकर प्रशांत के सीने पर हाथ रखा और उसे खुद से दूर धकेला था, और फिर वहां से भागती चली गई। पीछे से प्रशांत के होंठों पर एक दिल फरेब सी मुस्कान खिल उठी। जब आराधना की उम्र 10 वर्ष थी, उसके पापा एक खौफनाक हादसे का शिकार होकर दुनिया से चल बसे। अचानक पेश आने वाले इस हादसे ने न सिर्फ आराधना को अनाथ कर दिया था, बल्कि उसकी मां मेघना जी की जिंदगी का सफ़र भी बहुत मुश्किल बना दिया था। पति की मौत का गम अभी ताज़ा था कि ससुराल वालों के रवैये ने जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया। न किसी ने दिलासा दिया, न सहारा बनने की कोशिश की। मेघना जी ने जब ये सब देखा कि अब वहाँ रहना खुदारी के खिलाफ है, तो बेटी का हाथ थामे एक किराए के मकान में रहने के लिए चली आईं। उस वक्त तो आराधना की उम्र 11 साल के करीब थी। वो मासूम अपने बाप की मौत के सदमे से नहीं निकली थी, और जब परिवार भी छूट गया तो वो और भी ज़्यादा उदास रहने लगी।
तभी उसकी दोस्ती अनु से हुई। अनु एक नटखट चुलबुली सी लड़की थी, एकदम आराधना के मिजाज से मिलती जुलती। आराधना पर तो गमों के पहाड़ टूटे थे, इसलिए वो वक्ती तौर पर खामोश होकर रह गई थी। लेकिन जब उससे अनु का साथ मिला तो वो धीरे धीरे खुलने लगी और अपने पुराने रंग में वापस लौटने लगी थी। अनु के माँ बाप ने भी आराधना को बिल्कुल अपनी बच्ची की तरह समझा। माथे पर कोई भी बल डाले बिना वो उन दोनों माँ बेटी का बहुत ख्याल रखते थे। आराधना बचपन से ही अनु के साथ घुल मिल गई थी और उसका अनु के घर आना जाना ऐसा था जैसे वो अपने ही घर में रह रही हो। ना तो कभी मेघना जी ने रोका और ना ही कभी अनु के माँ बाप ने ऐतराज जताया था इस बात पर। दोनों बचपन से ही सगी बहनों की तरह रहती थीं। बचपन में अनु का घर पराया जरूर था, लेकिन अनु के माँ बाप ने उसे बिल्कुल सगे माँ बाप की तरह प्यार दिया। सगी बहनों का अपनापन अनु ने दिया तो जल्दी ही वो वहाँ पर एडजस्ट हो गई थी। अनु से बड़ा प्रशांत खुराना था, जो मिजाज का सख्त और कुछ रूखा सा था। उसे और अनु को हमेशा प्रशांत से अपनी शरारतों पर डांट खाने को मिलती थी। वो दोनों कॉलेज में सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थीं। सुबह वो अनु के साथ ही जाती थी और अनु को छोड़ने उसका भाई प्रशांत गाड़ी पर ले जाता था। वापसी पर अनु के पापा खुराना साहब उन दोनों को पिक कर लेते थे। अनु तो सुबह वक्त पर उठ जाती थी और वक्त पर तैयार भी हो जाती, मगर आराधना लेट नाइट ड्रामा देखने की वजह से अक्सर जल्दी नहीं उठ पाती थी। जब अनु उसके घर जाकर झंझोड़ कर उसे जगाती तो वो जल्दी जल्दी फ्रेश होकर तैयार होती और प्रशांत के घर की ओर भागती। लेकिन तब तक प्रशांत तैयार होकर अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार हो चुका होता था। उसके एक हाथ में सैंडविच, दूसरे हाथ में पानी की बोतल और कंधे पर टंगा बैग देखकर वो बुरा सा मुंह बनाता था और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ जाता। कभी कभी ठंडे अंदाज में कहता, गाड़ी निकालने जा रहा हूँ, अगर 5 मिनट से ऊपर एक भी सेकंड हुआ तो छोड़कर चला जाऊँगा। अनु कहती, जी भाई, हम बस अभी आ रहे हैं। फिर उसके बाहर जाते ही वो घूरती हुई निगाहों से आराधना को देखती, जो जल्दी जल्दी ठूंसने के अंदाज में ब्रेड अपने मुंह में डालती, कभी पानी तो कभी जूस से उस सैंडविच को गले से नीचे उतारती, क्योंकि प्रशांत ने साफ शब्दों में कह रखा था, मेरी गाड़ी में बैठकर कुछ भी खाने पीने की इजाज़त नहीं है। ये सब करते करते वो 2-3 मिनट तो लेट गाड़ी में ही पहुंचती थी और तब तक प्रशांत का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका होता था। रोज कहता हूँ तुम दोनों को जल्दी उठा करो, फिर क्या प्रॉब्लम है? क्यों तुम दोनों पर असर नहीं होता? तुम लोगों की वजह से मैं अपने ऑफिस से लेट हो जाता हूँ। लास्ट बार कह रहा हूँ तुम दोनों से, टाइम पर उठा करो, वरना आगे से ये ड्रॉप करने की जो जिम्मेदारी है ना, मैं इससे इस्तीफ़ा दे दूँगा। वो गुस्से से उन पर भड़कता गाड़ी स्टार्ट करता और जो धमकी वो रोज़ देता वो आगे कभी सच नहीं होती थी। वो दोनों पिछली सीटों पर दुबकी बैठी उसकी फटकार सुनती रहती, जबकि अनु तो आराधना की चुटकी काटते हुए उसे गुस्से से घूरती रहती, जो न सिर्फ लेट करवाने पर प्रशांत भाई की बेइज्जती सहने का मौका देती थी, बल्कि बेइज्जती पर शर्मिंदा होने की बजाय दबी दबी आवाज़ में हंसती रहती। सारे रास्ते जबान कंट्रोल रखने के बाद वो जैसे ही गाड़ी से उतरती, आराधना की जबान फिर से कैंची की तरह चलने लगती। कसम से यार, तुम्हारा भाई तो पूरा हिटलर है, जरा सा लेट किया हुआ सारे रास्ते खून सुखाता आया है हमारा। अनु की आंखें हैरानी से फैल जाती। ओह हेलो मैडम, तुम्हारा कौन सा खून सूखा है? तुम तो सारे रास्ते दांत निकालती आई हो, खून तो मेरा सूखता है। ये सोच कर कि अगर भगवान न करे प्रशांत भाई ने तुम्हारे निकले हुए दांत देख लिए तो न जाने और कितनी डांट पड़ेगी, मगर तुम्हें तो कोई परवाह ही नहीं है। आखिर में अनु के शब्दों में गुस्सा आ जाता, लेकिन सामने वाले को परवाह कब थी। हाँ तो देख लें, मैं डरती वरती नहीं हूँ तुम्हारे उस जल्लाद भाई से, वो लापरवाही से कहती हुई कॉलेज के गेट के अंदर दाखिल हो जाती और अनु भी अफसोस भरी नज़र उस पर डालकर उसके पीछे पीछे चल पड़ती। प्रशांत खुराना से इनडायरेक्ट उस रोज की बेइज्जती का बदला लेने के लिए वो उसकी एक्टिविटीज़ पर नज़र रखती और जहाँ कहीं हल्की सी भी गड़बड़ दिखाई देती वो फ़ौरन अंकल आंटी के पास पहुँच जाती। प्रशांत खुराना रोज रात को चाय पीता था और चाय बनाकर देने की ड्यूटी अनु की जिम्मेदारी थी, मगर एक दिन उसके सर में दर्द था, मन भी बुरी तरह बेचैन था, तो उसने आराधना को अपने घर पर बुला लिया। यार घर पर आ जाओ, बहुत ज़्यादा बोर हो रही हूँ, मिलकर बैठेंगे, कुछ बातें शातें करेंगे तो टाइम भी अच्छे से पास हो जाएगा। काफ़ी देर तक अनु और आराधना आपस में बैठी बातें करती रही थीं।
काफ़ी टाइम हो गया था और प्रशांत की चाय का भी टाइम हो रहा था। अनु की तबीयत थोड़ी भारी थी, इसीलिए उसने आराधना से कह दिया, यार एक कप चाय बनाकर भाई के कमरे में दे आओ, इतनी तो हेल्प कर ही सकती हो ना। और आराधना भी बिना सोचे समझे चाय बनाने किचन में चली गई, क्योंकि उसे खुद भी चाय की तलब महसूस हो रही थी। अब उसे अच्छा थोड़ी लगता कि एक तो वो यहाँ अनु का दिल बहलाने के लिए आई थी, ऊपर से उससे चाय बनवा कर पीती। इसीलिए अपनी चाय की तलब मिटाने के साथ साथ अगर वो एक कप उस खड़ूस को भी दे देती तो वो थक नहीं जाती। यही सोचकर वो किचन में चाय बनाने चली आई थी। चाय बनाकर वो प्रशांत के कमरे में आई। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक देने के बाद उसके जवाब का इंतजार किए बिना एकदम अंदर चली गई। प्रशांत कमरे में नहीं था। टेरेस पर खुलने वाला दरवाज़ा बंद नहीं था, शायद वो टेरेस पर था। वो जैसे ही दरवाज़ा खोलकर टेरेस पर आई, वहाँ स्मोकिंग करते प्रशांत को देखकर उसकी आंखें सदमे से फैल गई थीं। प्रशांत भाई, आप स्मोकिंग करते हैं? उसकी आवाज़ में हैरत के साथ साथ सदमा भी घुला हुआ था। प्रशांत, जो बिना इजाज़त उसके वहाँ आने पर बुरी तरह हड़बड़ा गया था, अब उसके सवाल पूछने पर तो गुस्से के मारे भड़क उठा। तुम यहाँ क्यों आई हो? मेरी जासूसी करने? प्रशांत ने सिगरेट नीचे फेंकते हुए जूते से मसलकर उसे गुस्से वाली निगाहों से घूरा। मैं तो चाय देने आई थी, आपके कमरे में रखी है। वो जल्दी से थूक निगलते हुए बोली, रख दी है कमरे में तो अब भागो यहाँ से। प्रशांत का अंदाज बहुत पथरीला था। आराधना, जो एकदम डरती हुई वापसी के लिए मुड़ने लगी थी, प्रशांत खुराना ने अचानक उसके बाजू से पकड़कर उसे रोक लिया। वह हैरानी से पलटी और हैरान निगाहों से प्रशांत खुराना के तने हुए खूबसूरत चेहरे को देखने लगी। खबरदार, जो घर में किसी को भी मेरी स्मोकिंग का बताया तो। हालांकि उसे अच्छी तरह मालूम था कि कोई भी बात आराधना के पेट में टिक ही नहीं सकती, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं था, मगर फिर भी उसने उसे वार्निंग दी थी। नहीं तो मैं क्यों किसी को बताऊंगी, आराधना ने मासूमियत भरे शब्दों में कहते हुए नाम में सर हिलाया। तो वो गहरी सांस भरकर उसका बाजू छोड़ गया और आराधना जल्दी से वहाँ से निकली थी। अच्छा, तो सिगरेट पीते हैं जल्लाद खड़ूस कहीं के। क्या पता सिगरेट में चरस अफीम वाला नशा भी हो। मुझे ये बात अंकल आंटी को ज़रूर बतानी चाहिए। मैं इनकी धमकियों से डरकर मुंह बंद रखूं और ऐसा हो कि कहीं पानी सर से गुजर जाए और बाद में अंकल आंटी को रोना पड़े। उनका तो पूरा घर ही बर्बाद हो जाएगा। कितने सपने सजाए होंगे बेचारों ने इस खड़ूस को लेकर, और ये है कि उनके सपनों पर पानी फेरने में लगे हुए हैं। नहीं, मैं अपने प्यारे अंकल आंटी को रोते पछताते नहीं देख सकती। प्रशांत खुराना के कमरे से निकलकर अपने घर की तरफ आते हुए वो ये सारी बातें मन ही मन में सोच चुकी थी कि उसे आखिर क्या करना है। इस वक्त तो काफ़ी देर हो गई थी। सब लोग अपने अपने कमरों में सोने चले गए थे। दूसरे दिन सुबह भी चाहकर वो अंकल आंटी को ये बात बता नहीं पाई, क्योंकि जब वो बताने के इरादे से अंकल आंटी के पास आई तो वो घर पर ही मौजूद था और उसे उसी के साथ कॉलेज जाना था। तो बड़ी मुश्किल से खुद पर काबू रख रही थी, मगर जैसे ही कॉलेज से वापस आई, बैग घर पर रखा और जल्दी से बाहर की ओर भागी थी। पीछे से मेघना जी आवाज़ें लगाने लगी, अरे आराधना, अभी अभी तो आई है, मुंह हाथ धोकर फ्रेश हो जा, कुछ खा पी ले। हर वक्त तेज ट्रेन पर सवार रहती है। अब कहाँ जा रही हो? मम्मी, मैं बस 2 मिनट में आती हूँ, एक बहुत ही ज़रूरी काम करना है, नहीं तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है। वो फ़ौरन संजना आंटी के पास खबर पहुँचाने आई थी और फिर A to Z उन्हें सारी बात बता दी। कुछ बातें अपनी तरफ से भी जोड़ दी थी कि जब मैंने देखा तो बहुत सारी सिगरेट नीचे पड़ी हुई थी, यानी वो एक बार में पूरी डिब्बी ख़त्म कर जाते हैं। ये खबर सुनकर संजना जी का तो सदमे के मारे बुरा हाल हो गया था। आने दो प्रशांत को ऑफिस से, मैं उसकी अच्छे से खबर लेती हूँ। खुद को इतना आज़ाद समझ लिया कि अब ऐसी हरकतें करता फिरेगा और कोई उसे पूछने वाला भी नहीं होगा, संजना आंटी ने बेहद गुस्से में कहा था। बिल्कुल आंटी, आप ज़रूर प्रशांत भाई से बात कीजिएगा, कहीं सिगरेट में चरस बरस मिलाकर न पी रहे हों। भगवान न करे ऐसा हुआ तो बहुत बड़ा इश्यू बन जाएगा, क्योंकि नशे की लत से जान छुड़ाना फिर नामुमकिन हो जाता है। खबर देने के बाद वो संजना आंटी को और भी उकसा रही थी कि प्रशांत भाई को कड़ी से कड़ी क्लास लगवानी चाहिए। चेहरे पर ऐसे हाव भाव थे जैसे उससे ज़्यादा प्रशांत की फिक्र किसी और को ना हो। ठीक है, हम देख लेंगे, और चलो घर, कॉलेज से आते ही सीधी इधर आ गई हो। और हाँ, खबरदार, जो ये बात तुमने अपने अंकल जी को बताई तो।
मेघना जी भी उसके पीछे पीछे ही संजना जी के घर चली आई थी और अब उसकी सारी बातें भी सुन चुकी थी। अपनी बेटी की ये चुगलखोरी देखकर अंदर ही अंदर गुस्से से दांत पीस रही थी। वो चुप न रह सकी और उसे झिड़क कर वहाँ से भगाना चाहा तो संजना आंटी फौरन उसकी हिमायत में आ गई। अरे मेघना, क्यों डांट रही हो बच्ची को? इसने तो बहुत अच्छा काम किया है कि मुझे बता दिया। अगर ये न बताती तो हम तो इस बात से अनजान ही बने रहते। फिर रात को जब प्रशांत खुराना घर आया तो उसकी माँ फौरन क्लास लेने उसके कमरे में पहुंच गई थी, जिन्हें बड़ी मुश्किल से उसने यकीन दिलाया कि वो सिगरेट आम सिगरेट थी, कोई नशे वशे वाली नहीं थी और वो इतनी ज़्यादा भी सिगरेट नहीं पीता, बस कभी कभार ही लेता है और वो आइंदा स्मोकिंग न करने का वादा भी कर चुका था। तब कहीं जाकर संजना जी को सुकून हुआ था। फिर माँ के कमरे से जाने के बाद उसने आराधना को याद करते हुए गुस्से से दांत किटकिटाए थे। घर में तो वो उसे कुछ नहीं कह सकता था, मगर दूसरे दिन सुबह गाड़ी में उसे जरूर डांटा था। जबकि आराधना ऐसे मुंह बनाकर बैठी चिंगम चबाती रही जैसे वो उससे नहीं किसी और से बात कर रहा हो। प्रशांत ने मिरर में खूंखार निगाह उसके मासूम से चेहरे पर डाली और होंठ भींच लिए, जबकि अनु तो उसकी बेपरवाही पर हैरान थी। भाई गाड़ी में शायद तुम्हारी इंसल्ट कर रहे थे, अनु ने कॉलेज के गेट की तरफ बढ़ते हुए उसे जताया। सो व्हाट, आई डोंट केयर। वो कंधे उचकाती आगे की ओर बढ़ गई। इस लड़की को शायद बेइज्जती करवाने और डांट खाने की आदत पड़ चुकी है, तभी तो इसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अनु से परवाह न करते देखकर यही सोच कर रह गई। आराधना बाज आने वालों में से नहीं थी। एक दिन रात के खाने के बाद वो यूं ही टहलने के इरादे से छत पर आ गई थी। छत पर पहुंची ही थी कि उसने बराबर वाले घर में प्रशांत को छत पर खड़े पाया। वो फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। हो न हो ये कोई लड़की ही होगी, तभी प्राइवेसी का ख्याल रखकर ये मिस्टर छत पर बात कर रहे हैं। आराधना के दिमाग में फ़ौरन यही ख्याल आया, लेकिन आखिर क्या बात कर रहे हैं, मुझे सुनना चाहिए। इतनी दूर से तो वो उसकी बात सुन नहीं सकती थी, इसीलिए दबे कदमों अपनी छत से उतरकर संजना आंटी की छत पर पहुंच गई और वहां से धीरे धीरे दबे पांव उसकी छत पर चढ़ती चली गई, मगर दीवार के साथ थोड़ा छिपकर खड़ी हो गई। प्रशांत के कान बहुत तेज थे, उसे फौरन ही अंदाजा हो गया था कि इस वक्त वो छत पर अकेला नहीं है। वो चौकन्ने अंदाज में बात करने के दौरान इधर उधर देखने लगा। फिर जल्दी ही दीवार से जरा सा झांकता गुलाबी आंचल उसकी नज़रों में आ गया। वो फौरन समझ गया था कि ये कौन हो सकता है। फ़ोन बंद करके बिना आवाज़ किए वो उसकी तरफ आया। आराधना, जो खामोशी छा जाने पर वहाँ से रफू चक्कर होने की जुगाड़ में थी, अचानक कलाई को झटका लगने पर उसके मुंह से हल्की सी चीख निकली। आवाज़ सही करते देखा तो दीवार से लगी खड़ी कांप रही थी और प्रशांत उसके करीब खड़ा गुस्से वाली निगाहों से उसे घूर रहा था। वो प्रशांत भाई। उसे समझ नहीं आया कि वो अपनी यहाँ आने का क्या रीज़न पेश करे। वो क्या मेरी जासूसी करने आई थी? प्रशांत ने कड़ी निगाहों से उसे घूरते हुए पूछा तो वो फौरन सर नामे हिलाने लगी और अचानक उसके मन में एक अच्छा सा बहाना आ गया। वो तो मुझे मम्मी ने भेजा था, यहाँ आपकी छत पर हमारे कोई कपड़े तो नहीं गिर गए हैं, बस मैं वही देखने आई थी। उसने अपना कॉन्फिडेंस वापस लाते हुए बड़े ही आराम से जवाब दिया। अच्छा, इतनी देर से यहाँ खड़ी तार को देख रही थी? प्रशांत ने आईब्रो उचकाकर पूछा। हाँ, नहीं, मैं तो इतनी देर से तो यहाँ हूँ ही नहीं, मैं तो बस अभी अभी यहाँ पर आई थी। आपको इधर देखा तो आपकी डिस्टर्बेंस के ख्याल से वापस ही जाने वाली थी कि आपने रोक लिया। आप छोड़िए मेरा हाथ, मम्मी वेट कर रही होंगी। अपनी बात पूरी करके वो छलावे की तरह उसके पहलू से निकलती चली गई कि वो उसे हैरत से जाता देखता रहा। उस वक्त उसे अंदाज़ा नहीं था कि आराधना उसके बारे में क्या सोच कर गई है। ये तो अगले दिन सुबह को पता चला जब संजना आंटी प्रशांत के कमरे में आई और डायरेक्ट सवाल कर दिया। प्रशांत, सच सच बताना, क्या तुम किसी लड़की से बात करते हो? जवाब में वो एकदम सदमे से माँ की ओर देखने लगा। आपसे किसने कहा मम्मी? सदमे से निकलकर वो हैरानी से पूछने लगा। किसी ने भी कहा हो, तुम बताओ, क्या ये सच है? संजना आंटी का अंदाज कड़ा था। नहीं मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है, गुस्सा दबाकर उसने अपनी माँ को कहा। फिर रात को तुम छत पर छुप छुप कर किससे बातें कर रहे थे? माँ के अगले सवाल पर उसके दिमाग में एक झमाका सा हुआ था। ओह, तो ये आग लगाने वाली तुम हो आराधना? वो एकदम दांत पीस कर रह गया। फिर माँ की शक्की निगाहें और कड़वे अंदाज को देखकर
अपने आप पर काबू पाते हुए नॉर्मल शब्दों में कहने लगा, मम्मी, मेरे ऑफिस कलीग राहुल की कॉल थी, उसी से बात कर रहा था। यहाँ कमरे में नेटवर्क इशू हो रहा था, इसीलिए छत पर चला गया था। चलो ठीक है, खैर आगे से ध्यान रहे, किसी लड़की का चक्कर होना भी नहीं चाहिए। तुम्हारे पापा और मैंने बहुत पहले ही तुम्हारे लिए फैसला कर लिया है। संजना जी का अंदाज थोड़ा सा सख्त था। जवाब में वो होंठ नीचे खामोश रहा, जानता था कि उनका इशारा किस तरफ है। उसे किसी बात पर ऐतराज नहीं था, मगर उस बेवकूफ़ लड़की की बातों में आकर माँ का अपने किरदार पर शक करना उसे बहुत बुरा लगा था। आराधना, बचोगी नहीं तुम मेरे हाथों से, उसने दांत पीसते हुए सोचा। और अगले दिन उसे मौका मिल गया था। अनु ने तबीयत खराब होने की वजह से छुट्टी कर ली थी, जबकि आराधना का एक टेस्ट था। सुबह कॉलेज जा रही थी। प्रशांत के चेहरे के भाव नॉर्मल ही थे, जिससे कि आराधना को लगा शायद संजना आंटी ने उससे रात वाली बात का जिक्र नहीं किया है। वो रिलैक्स होकर पिछली सीट पर बैठी अपने नोट्स पर नज़रें दौड़ा रही थी कि तभी गाड़ी एक झटके से रुकी। आगे आकर बैठो। प्रशांत के ठंडे और कड़े अंदाज पर आराधना एकदम से चौंक उठी। सुना नहीं, आगे आकर बैठो। उसे अपनी जगह देखकर वो फिर से बोला तो मरती क्या न करती। आराधना को उठकर आगे आना पड़ा। क्या बकवास की तुमने मेरी मम्मी से? दोनों हाथ स्टीयरिंग पर रखे सीधे देखते हुए वो बेहद ठंडे शब्दों में बोला था कि आराधना एक पल के लिए बुरी तरह घबरा गई। क्या क्या किया मैंने? आराधना ने थूक निकला था। यही कि मैं रात को छत पर किसी लड़की से फ़ोन पर बात कर रहा था, यही कहा था ना? वो अब उसकी तरफ घूमकर उसके घबराए चेहरे पर एक खूंखार निगाह डालकर बोला, मैंने तो ऐसा? शट अप, जस्ट शट अप। उसके मुकरने पर वो गुस्से से चिल्लाया, जबकि आराधना की मोटी मोटी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। गलती की सजा भुगतनी न पड़े इसलिए अब आंसू बहाना शुरू कर दिए तुमने? उसे आंसू बहाते देख वो तंजिया अंदाज में बोला। आराधना ने आंसू पोंछकर चेहरा खिड़की की तरफ कर लिया। प्रशांत ने जलते कुड़ते हुए गाड़ी स्टार्ट की और बाकी का रास्ता खामोशी से काटा। जैसे ही गाड़ी से उतरकर कॉलेज में दाखिल हुई, मुंह ही मुंह में प्रशांत को खूब गालियां दी थीं। अब तो मैं प्रूफ के साथ इस इंसान को पकड़वाऊंगी। उस दिन के बाद वो प्रशांत की लगातार जासूसी पर लग गई थी और आखिरकार एक दिन उसकी अलमारी में तस्वीर देखकर वो प्रशांत को रंगे हाथों पकड़ने ही वाली थी, मगर किस्मत ने साथ नहीं दिया और प्रशांत ने मौके पर आकर तस्वीर को झपट लिया। तो नाकामी पर वो दिल ही दिल में मायूस होकर रह गई थी। हालांकि तस्वीर को ठीक से देखा तो खुद उसने भी नहीं था, बस आइडिया लगा लिया था कि तस्वीर जरूर लड़की की ही होगी। बगैर प्रूफ के आंटी जी को बताना सही नहीं लगा था, इसीलिए सिर्फ अनु को बता रही थी। जब उसकी और बदकिस्मती कि प्रशांत ने यह सब कुछ सुन लिया था और पहली बार उसने डांटने या गुस्सा करने की बजाय बदले तेवरों के साथ आराधना को जो बातें कही थीं, वो उन बातों से सदमे में चली गई थी। सारी रात वो सदमे की हालत में प्रशांत की बातों को सोचती रही। सुबह के करीब जाकर उसकी आंख लगी थी, जब 2 घंटे बाद ही अनु ने झंझोड़कर उसे उठा दिया। जल्दी उठकर कॉलेज के लिए तैयार हो जाओ, लेट हो गए तो फिर प्रशांत भाई से डांट पड़ेगी। अनु के कहने पर वो जल्दी से उठने लगी थी, लेकिन अचानक ही प्रशांत की रात वाली बातें दिमाग में गूंजने लगीं तो वो दोबारा लेट गई। क्या हुआ, दोबारा क्यों सोने की तैयारी कर रही हो? बाहर की तरफ बढ़ती अनु ने हैरत से पूछा। मुझे आज नहीं जाना कॉलेज, वो साफ शब्दों में कहती कंबल में मुंह छुपा गई। अब ये तो नहीं कह सकती थी कि तुम्हारे भाई के साथ नहीं जाना। क्या? लेकिन क्यों नहीं जाना? आज तो टेस्ट है सुप्रिया मैम का, अनु ने डराने वाले अंदाज में कहते उसके मुंह से कंबल खींचा। क्या मुसीबत है यार, जब कह दिया कि नहीं जाना तो नहीं जाना। सर में दर्द है मेरे, भाड़ में जाए मिस सुप्रिया और उनका टेस्ट। वो एक झटके से उठकर बैठी और तेज शब्दों में बोली, जबकि अनु तो उसके अंदाज पर हक्का बक्का रह गई। अपनी बात पूरी करते ही वो वापस उसी तेजी से कंबल में घुसकर लेट गई। अनु होंठ भींचकर कॉलेज के लिए तैयार होने चली गई थी और फिर जब कॉलेज जाने का टाइम हुआ तो गाड़ी में इंतजार करते प्रशांत ने अनु को अकेले आते देखा तो आराधना के बारे में पूछने लगा। भाई, वो कह रही थी उसके सर में दर्द है, वो आज नहीं जाएगी। अनु के जवाब पर प्रशांत के होंठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट दौड़ गई। अच्छा, तो आराधना मैडम जी मेरा सामना करने से कतरा रही हैं, इसीलिए कॉलेज की छुट्टी कर ली। खैर, कितने दिन सामना नहीं करोगी? वो तंज भरे अंदाज में धीरे से मुस्कुराता गाड़ी स्टार्ट करने लगा। दूसरी तरफ आराधना अनु के जाने के बाद उठ बैठी थी।
क्योंकि नींद टूट जाने की वजह से अब नींद दोबारा नहीं आ रही थी। फ्रेश होने के बाद वो किचन में आई तो मम्मी किचन में नहीं थी। कमरे में जाकर देखा तो उसकी माँ कमरे में भी नहीं थी। इसका मतलब मम्मी ज़रूर संजना आंटी की तरफ थी। संजना जी के अलावा उनका कहीं आना जाना ही नहीं था, इसलिए वो सुकून से बालों में हल्का सा ब्रश मारकर संजना आंटी के घर चली आई, जहाँ दोनों किचन में खड़ी बातें कर रही थीं। उन्होंने संजना आंटी को बता दिया था कि वो कॉलेज नहीं जा रही, उसके सर में दर्द है। संजना आंटी ने उसे देखकर प्यार से कहा, आओ आओ, तुम्हारी मम्मी तुम्हारे ही बारे में बात कर रही थी। ये लो, मैंने तुम्हारे लिए चाय बनाई है, इसे पी लो, सर दर्द में आराम मिलेगा। वो वहीं कुर्सी पर बैठ गई और गर्मा गर्म चाय उठाकर सिप लेने लगी। गर्मा गर्म चाय उसकी कमजोरी थी। साथ ही साथ संजना आंटी ने उसके सामने नाश्ता भी रख दिया, तो वो मज़े से नाश्ता करने लगी। नाश्ता करने के बाद वो दोनों औरतों को वहीं छोड़कर अपने घर चली आई थी और कमरे में जाकर सोने की कोशिश करने लगी, मगर नींद ही नहीं आ रही थी। तंग आकर उठकर बैठ गई। एक तो नींद की कमी की वजह से सर भारी हो रहा था, दूसरा प्रशांत की रात वाली बातें उसे डिस्टर्ब कर रही थीं। वो चाह कर भी अनु से ये बातें शेयर नहीं कर पा रही थी कि वो न जाने क्या कमेंट करे। रात भर सोचने के बाद उसे अपनी गलती का एहसास तो हो गया था कि उसे प्रशांत की इस कदर जासूसी नहीं करनी चाहिए थी। वो उसकी जासूसी को दिलचस्पी का नाम देकर कुछ और ही मतलब निकाल बैठा था, जिसे समझने के बाद वो बुरी तरह शर्मिंदगी का शिकार हो रही थी। सारा दिन वो जले पैर की बिल्ली की तरह इधर उधर फिरती बेचैन होती रही। अनु कॉलेज से आई तो आराधना की सुबह वाली बदतमीजी पर उसका मूड ऑफ था। बड़ी मुश्किल से वो अनु को मनाने में कामयाब हुई थी। ऊपर से एक और मुसीबत उसके सर पर आ गई जब मेघना जी ने उससे कहा कि आज रात का डिनर हम संजना भाभी की तरफ करेंगे, शाम 8 बजे तैयार हो जाना। मम्मी, मैंने नहीं जाना, आप जाना चाहें तो चले जाएं। ये कैसी बेवकूफ़ी भरी बातें कर रही हो? वो लोग कितने प्यार से हमें बुला रहे हैं और तुम हो कि नखरे दिखा रही हो। मम्मी, बात नखरे की नहीं है, मुझे भूख ही नहीं है। हालांकि रात को बिना खाना खाए तो वो कभी सोती ही नहीं थी, वरना पूरी रात उसे नींद नहीं आती थी और मेघना जी उसकी इस आदत को अच्छे से जानती थीं। इसलिए आंखें हैरत से फैलाकर उसे गौर से देखने लगीं। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? चुपचाप जाओ और ये हुलिया सही करो। हम 8 बजे वहाँ चल रहे हैं और अब और ज़्यादा इनकार नहीं सुन सकती। वो मरे मरे कदमों से संजना आंटी के घर चली आई थी। अनु के साथ वाली कुर्सी पर बैठते हुए उसने प्रशांत की तरफ चोर नज़रों से देखा, जो अपनी प्लेट पर झुका हुआ था। वो धड़कते दिल के साथ खाने की तरफ देखने लगी और अपनी प्लेट में खाना निकालने लगी। हालांकि इससे पहले भी वो कई बार इस टेबल पर इन लोगों के साथ बैठकर खाना खा चुकी थी, मगर आज पहली बार प्रशांत की मौजूदगी में टेबल पर बैठना उसे अजीब सा लग रहा था। इसी बारे में सोचते हुए वो बेध्यानी में सामने पड़े चावलों की प्लेट में लगातार चम्मच चलाए जा रही थी, जब अंकल जी ने उसे टोका। क्या बात है आराधना बेटा, तुम खाना नहीं खा रही? कोई परेशानी है क्या? अंकल जी की बात पर सब लोग उसकी तरफ देखने लगे थे तो वो एकदम से हड़बड़ा गई। मैं? नहीं अंकल जी, ऐसी तो कोई बात नहीं। ये बात कहते कहते अचानक ही उसकी नज़र प्रशांत की तरफ गई थी। वो भी उसी की तरफ देख रहा था। नज़रें मिलने पर हल्का सा मुस्कुराया, जबकि आराधना एकदम हड़बड़ाकर अपनी नज़रें झुकाकर रह गई थी। भूख न होने के बावजूद वो अपनी प्लेट में मौजूद चावल जल्दी जल्दी ख़त्म करने लगी और टेबल से उठकर चली गई। उफ, क्या ज़रूरत थी देखने की उस जल्लाद भाई। नहीं नहीं, इन बातों के बाद अब भाई कहने की कोई गुंजाइश नहीं बचती। उसने जल्दी से खुद को रोका। वो इसी तरह सोच विचार और ख़ुद को कोसने में बिजी थी जब अनु आ गई। रोज़ की तरह आराधना को उसके साथ लूडो खेलना पड़ा। हालांकि आज तो उसका बिल्कुल भी जी नहीं चाह रहा था, मगर अनु की नाराज़गी मोल नहीं ले सकती थी, तो बेदिल होकर खेलने बैठ गई। क्या प्रॉब्लम है तुम्हें आराधना? तुम मुझे कुछ खोई खोई सी लग रही हो। सुबह भी तुम्हारा बिहेवियर अजीब सा था। अनु उसकी बदली हालत महसूस करके पूछे बिना न रह सकी, जिसे वो एकदम से टाल गई। अच्छा चलो छत पर चलते हैं, ठंडी हवा खाने। नहीं जा सकते यार, मम्मी ने पूरी छत पर पापड़ बनाकर सूखने के लिए डाल रखे हैं। उसने बुरा सा मुंह बनाया तो अनु झट से बोली, अरे यार, तो तुम्हारी छत से मेरी छत पर चले जाएंगे, जो बिल्कुल साफ़ सुथरी पड़ी है और वहाँ पर हवा भी एकदम ठंडी ठंडी आती है। आराधना जितना टाल सकती थी टाला, लेकिन अनु नहीं मानी तो वो सर हिलाने लगी।
अच्छा ठीक है, चलती हूँ, मगर एक शर्त पर। तुम चाय बनाकर लाओगी। आराधना के कहने पर अनु ने उससे बनावटी गुस्से से घूरा था। कभी बगैर मतलब कि मेरी बात मत मानना। अच्छा, अब चलो तुम छत पर, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। अनु के कहने पर वो सर हिलाती छत पर आ गई और अपनी छत से उतरकर बराबर वाली अनु की छत पर चली गई, जबकि अनु किचन में चली गई। उसे छत पर बैठे अभी कुछ ही मिनट हुए थे जब अपने पीछे आहट महसूस करके वो पीछे देखे बिना अनु समझकर कहने लगी, चाय बनाए बगैर ही आ गई। जवाब न मिलने पर उसने पीछे मुड़कर देखा तो दिल एकदम से धक रह गया। उसके पीछे प्रशांत खुराना खड़ा था। आप? वो घबराकर जल्दी से खड़ी हुई थी। मैं कोई भूत हूँ क्या, या फिर मरने के बाद जिंदा होकर आया हूँ जो तुम मुझसे यूं घबरा रही हो? वो तंजिया अंदाज में बोला। आराधना बिना जवाब दिए वहाँ से जल्दी जल्दी जाने लगी जब प्रशांत ने आगे बढ़कर उसका रास्ता रोक लिया। आराधना के चेहरे की घबराहट और भी बढ़ गई। प्लीज़ प्लीज़ प्रशांत भाई, क्या कर। शट अप, कल मना किया था ना, भाई मत कहना। भाई मैं सिर्फ अनु का हूँ, तुम्हारा नहीं। प्रशांत की इस बात पर जहाँ आराधना का चेहरा लाल हुआ, वहीं छत की तरफ खड़ी अनु का मुंह खुला का खुला रह गया। कुछ पल तक वहीं खामोश खड़ी रहने के बाद वो वापस नीचे की ओर भाग गई। लेकिन मैं अनु की तरह आपको अपना भाई ही समझती हूँ। कुछ पल की खामोशी के बाद वो धीमे स्वर में बोली थी। प्रशांत ने जवाब में एक जोरदार ठाका लगाया और आराधना बुरी तरह शर्मिंदा हो गई। ये भाई भाई का ख्याल दिल से निकालो और मेरी मिसेज बनने की तैयारी करो, क्योंकि घर वाले बहुत जल्द हमारी एंगेजमेंट करने वाले हैं। प्रशांत की बात पर वो हैरान से उसे देखने लगी। ये क्या कह रहे हैं आप, घर वाले? वो बेयकीन सी होकर रह गई थी। उसे घर वालों की ऐसी किसी भी सोच के बारे में पता नहीं था। हाँ, घर वाले। आज से 10 साल पहले जब तुम 11 साल की थी और हमारे पड़ोस में आकर शिफ्ट हुई थी, तभी से मम्मी के दिल में उतर गई थी। और कुछ महीने पहले तो उन्होंने तुम्हें अपनी बहू बनाने का फैसला भी कर लिया था। बस तुम्हें इस बात से बेखबर रखा गया था। हालांकि इस बारे में तुम्हारी माँ को भी सब कुछ पता है, प्रशांत ने साफ कहा था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आराधना की आंखों से आंसू गिरने लगे। क्यों नहीं हो सकता? प्रशांत का अंदाज एकदम सख्त हुआ। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। वो मुंह पर हाथ रखकर एकदम से रोने लगी, जबकि प्रशांत के माथे पर बल पड़ गए। उसने इधर उधर देखा और आराधना की कलाई थाम ली, फिर बिना कुछ कहे उसे खींचते हुए सीढ़ियां उतरकर अपने रूम में ले गया। वो इतना सदमे में थी कि उसका विरोध भी नहीं कर पाई और चुपचाप उसके साथ खींची चली आई थी। अब बताओ क्या कह रही थी? क्यों नहीं हो सकता ये सब? अपने कमरे के बीचों बीच लाकर खड़ा करते उसने दरवाज़ा बंद करके उसके करीब आकर पूछा था। आराधना उसके तेवर देखकर डरकर 2 कदम पीछे हुई। जवाब दो। उसे पीछे होते देख वो फिर से उसकी कलाई थामकर झटका देते हुए बोला, जिससे कि वो उसके सीने से टकराते टकराते बची। क्योंकि मैंने आपको हमेशा भाई समझा है। किसी दूसरे रिश्ते में स्वीकार करना मेरे लिए मुश्किल है। वो अपनी कलाई छुड़वाने की कोशिश करती हुई गुस्से से बोली तो प्रशांत ने गहरी सांस लेकर उसकी कलाई छोड़ दी। मुश्किल है लेकिन नामुमकिन तो नहीं ना। अभी समय वक्त है, अपना दिमाग बना लो, इस रिश्ते के लिए बन जाएगा। उसकी हालत समझते हुए उसने अपने अंदाज को थोड़ा नरम किया और उसे मौका देने लगा। आराधना ने होंठ भींचकर खुद को कुछ कहने से रोका। प्रशांत ने गहरी नज़र उस पर डालकर आगे बढ़कर दरवाज़ा खोल दिया और वो तेजी से वहाँ से निकल गई। फिर प्रशांत की बात सच निकली। कुछ दिन बाद ही घर में उसकी और प्रशांत की शादी का जिक्र होने लगा। सब घर वालों के साथ अनु भी बेहद खुश थी कि आराधना अब उसकी भाभी बनकर हमेशा के लिए उसके पास रहेगी। मगर आराधना की हालत खराब हो रही थी। प्रशांत जैसे खड़ूस इंसान को रिश्ते में स्वीकार करने को उसका मन बिल्कुल भी तैयार नहीं था। उसने अपनी माँ के सामने जब इनकार किया तो उनकी एक ही बात ने उसे खामोश कर दिया। आराधना, तू मेरा मरा हुआ मुंह देखेगी अगर इस रिश्ते से इनकार किया तो। इन लोगों के हमारे ऊपर कितने एहसान हैं। अगर ये लोग सहारा नहीं देते तो हम आज यहाँ तक सरवाइव नहीं कर पाते। इस समाज में एक अकेली औरत का रहना कितना मुश्किल होता है, ये बात मुझे बहुत अच्छे से पता है। इन लोगों ने हमें सहारा दिया। हमारा साथ न देते तो कोई भी हमारी तरफ उंगली उठाकर खड़ा हो जाता। तो इसीलिए बस खामोश रहो। अगर तुम्हारे इनकार की भनक प्रशांत के घर वालों को पड़ गई ना, तो समझ लेना उसी दिन तुम्हारा मुझसे रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। माँ की इस धमकी ने आराधना को एकदम बेबस कर दिया था। यूँ दिल पर पत्थर रखकर उसने शादी के लिए अपनी रजामंदी दे दी।
पहले तो मंगनी का प्रोग्राम बना था, लेकिन प्रशांत के अनोखे फैसले ने सबको हैरान कर दिया। उसका कहना था कि डायरेक्ट शादी होगी, भले विदाई अभी मत करना। शायद उसे आराधना पर विश्वास नहीं था कि कब उसका मन बदल जाए। वो अभी इतनी मुश्किल से राजी हुई थी, क्या पता कल को इनकार कर दे। सब लोग परेशान हुए थे। मम्मी, इसमें इतनी बड़ी बात भी नहीं है, पूरे रीति रिवाजों से हम दोनों की शादी करवा दें। रही बात विदाई की, तो उसकी पढ़ाई पूरी होने दें, यानी अगले 3 महीने में उसके एग्ज़ाम हो जाएंगे और तब विदाई कर देना। मुझे कोई जल्दी नहीं है। संजना जी ने सोच विचार के बाद बेटे की बात मान ली। यूँ दोनों की बड़ी ही सादगी से शादी कर दी गई और विदाई 3 महीने के बाद की रखी गई थी। शादी के बाद से तो प्रशांत को जैसे उस पर हक जताने और रौब जमाने का सर्टिफिकेट मिल गया था। जिस दिन उसने छुट्टी करनी होती, आराधना को प्रशांत के हुक्म पर जाना ही होता था और बैठना भी उसके साथ वाली सीट पर पड़ता। प्रशांत का जिस तरह दिल चाहता वो उसे इरिटेट करता। उस दिन भी अनु ने छुट्टी कर रखी थी। आराधना तैयार होने लगी, उसे छुट्टी करते देखा तो उसने भी अपना इरादा बदल दिया। मगर जब प्रशांत को पता चला कि वो भी नहीं जा रही, तो नाश्ते की टेबल से उठकर वो सीधा आराधना के घर आया। मेघना जी से इजाज़त लेकर वो सीधे उसके कमरे में पहुंचा था, जो अब दोबारा से सोने की तैयारी कर रही थी। एक झटके से उसने उसे बेड से उठाकर खड़ा कर दिया और ऐसे सख्त नज़रों से घूरा कि वो इनकार नहीं कर सकी। मजबूरन उसे कॉलेज जाना ही पड़ा। मैं तुम्हारा ड्राइवर नहीं हूँ जो पीछे बैठ रही हो, क्या हर बार ये बात बतानी पड़ेगी? उसे पिछला दरवाज़ा खोलते देखकर वो उखड़े अंदाज में बोला, तो आराधना जोरदार आवाज़ के साथ दरवाज़ा बंद करती आगे आ गई। जिस तरह खोला था, बैठने के बाद उतने ही जोर से बंद कर लिया। मैडम, इतना गुस्सा किस लिए दिखाया जा रहा है? वो गाड़ी स्टार्ट करता हुआ बोला, जबकि आराधना होंठ भींचे खामोशी में बैठी रही। जुबान सीकर आई हो क्या? मैं नोट कर रहा हूँ, शादी के बाद तो जैसे तुम्हारी जुबान पर ताला लग गया है। अपनी जुबान पर कंट्रोल करके अच्छी पत्नी बनना बहुत अच्छी बात है, मगर इतना भी जुबान को सीकर रखना ठीक नहीं है कि पति की ज़रूरी बात का जवाब भी न दिया जाए। प्रशांत के तंज पर आराधना ने तीखी निगाहों से उसे घूरा। मेरा मन अभी तक आपको इस रिश्ते में कबूल नहीं कर पाया है, तो उसके हवाले से बात न करें। उसका अंदाज गुस्से भरा था। प्रशांत ने झटके से गाड़ी रोक दी और आराधना का सर डैशबोर्ड से टकराते टकराते बचा। उसने हैरान नज़रों से सर पर हाथ रखते उसकी ओर देखा था, जिसके चेहरे पर गुस्सा था। क्यों क्यों नहीं करता तुम्हारा मन मुझे इस रिश्ते में कबूल? मेरी जात में दिलचस्पी तो भरपूर लेती थी तुम, और अब जबकि खुलकर दिलचस्पी लेने का रिश्ता बना दिया मैंने, तो तुम्हारे नखरे ख़त्म नहीं हो रहे। मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, ये सब मैं सिर्फ विदाई तक बर्दाश्त कर रहा हूँ। उसके बाद अगर तुमने ऐसी कोई बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसे सख्त अंदाज में कहता हुआ वो दोबारा से गाड़ी स्टार्ट करने लगा। आराधना की आंखें भर आईं। फिर विदाई तक प्रशांत ने उसे इस हवाले से कोई बात नहीं की थी। एग्ज़ाम्स ख़त्म होते ही उसकी और प्रशांत की शादी की तैयारियां होने लगीं। आराधना झूठी खुशी का लबादा चेहरे पर चढ़ाए शादी की तैयारियों में थोड़ा बहुत हिस्सा ले रही थी। शादी वाले दिन तक वो अपने आप को प्रशांत को पति के रूप में स्वीकार करने के लिए कुछ हद तक तैयार कर चुकी थी। शादी वाली रात जब दुल्हन बनाकर उसे प्रशांत के कमरे में पहुंचाया गया, तो उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे बुरी तरह से खौफ महसूस हो रहा था। जैसे ही प्रशांत कमरे में दाखिल हुआ तो वो खुद पर बर्दाश्त खो बैठी और डर के मारे घुटनों पर सर रखकर रोने लगी, जबकि वो दरवाज़ा बंद करके उसी की तरफ आने की बजाय ड्रेसिंग रूम में चला गया। कुछ देर के बाद वापस आया तो उसे यूं ही रोते देखकर उसके माथे पर बल पड़े। क्यों रोककर वेडिंग नाइट में मनहूसियत फैला रही हो? उसकी गुस्सीली आवाज़ पर आराधना जल्दी से बेड से नीचे उतरी, मगर लहंगा पाँव के नीचे आ जाने की वजह से वो धम्म से कारपेट पर जाकर गिरी। उसके गिरने पर प्रशांत ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल की थी और आगे बढ़कर उसे उठाने में मदद करने लगा, जो लहंगे से उलझने में बुरी तरह परेशान हो रही थी। इतनी जल्दबाजी करने की क्या ज़रूरत थी, जब तुम्हें पता है कि इतना भारी भरकम ड्रेस पहना हुआ है? वो उसे कमर से थाम कर बेड पर बिठाते हुए बोला। लग गई क्या? आराधना के चेहरे पर तकलीफ के भाव और उसे अपनी कलाई को सहलाते देखकर वो फिक्रमंदी से पूछने लगा और हाथ बढ़ाकर उसकी कलाई थामी। आराधना ने झटके से अपनी कलाई पीछे की और उसके इतना नज़दीक बैठने पर करंट खाकर उठने लगी। जब वो उसे कमर में हाथ डालकर रोक गया, वो सीधा उसकी गोद में जाकर गिरी।
खा थोड़ी ना जाऊंगा जो भाग रही हो। उसे अपनी बाहों के घेरे में लेते हुए वो डांटने वाले अंदाज में बोला। आराधना की सांस तो जैसे सीने में अटकने लगी। प्रशांत की सांसों की तपिश उसे अपने गालों पर महसूस हो रही थी। प्लीज छोड़ें। वो पूरी तरह शर्म से लाल हुई थी। आज छोड़ने की रात नहीं है जान, प्रशांत ने खुमार भरे अंदाज में कहते हुए उसके गर्दन पर होंठ रख दिए, जबकि आराधना तो पत्थर बन गई। कुछ देर बेहरकत रहने के बाद अपनी गर्दन पर उसके शेब की चुभन से वो होश में आते ही विरोध करने लगी। प्रशांत उसके विरोध पर बदमजा हुआ था। क्या प्रॉब्लम है यार तुम्हारे साथ? वो उसे घूरते हुए नाराज अंदाज में बोला। आप मेरी मर्जी के खिलाफ मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। आराधना उसे खुद से दूर करते हुए बोली। क्यों क्यों नहीं कर सकता? और तुम्हारी मर्जी क्यों नहीं होगी? शादी के बाद 3 महीने की मोहलत दी थी ना तुम्हें? कहा था ना मैंने कि अपना दिमाग बनाकर आना। फिर ये सब कुछ करने का आखिर क्या मकसद है तुम्हारा? वो कड़वे अंदाज में बोला। आराधना बेबसी के मारे रोने लगी। वो कुछ देर तक उसे घूरता रहा, फिर उसे अपनी बाहों से आज़ाद करता कमरे से निकल गया। आराधना जल्दी से उठकर ड्रेसिंग रूम की ओर बढ़ गई और अंदर दाखिल होने के बाद दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। सारी रात उसने ड्रेसिंग रूम के सोफे पर गुजारी। ये नहीं था कि उसका दिमाग प्रशांत को रिश्ते में स्वीकार नहीं कर पाया था। वो अपना मन बना चुकी थी इस रिश्ते के लिए, मगर अभी अपने वजूद को इतनी जल्दी उसके सामने सौंपना नहीं चाहती थी। उसकी ख्वाहिश थी कि पहले वो उसका दोस्त बनकर उसकी फीलिंग्स को समझे, उसका दिल जीते, उसके लिए खुद को बदले। जब उसे रिश्ते में कंफर्टेबल फील हो तभी वो आगे बढ़े। उसे प्रशांत का रौब और धौंस जमाने वाला अंदाज बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसे हस्बैंड के रूप में एक नरम मिजाज दोस्त चाहिए था, और अगर प्रशांत को उसकी संगत चाहिए तो फिर उसे आराधना के लिए खुद को बदलना होगा, उसने अपने आप से कहा था। सुबह जब वो चेंज करके ड्रेसिंग रूम से बाहर आई तो वो बेड पर सो रहा था। आराधना बिना आवाज़ किए दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गई, जहाँ नाश्ते की तैयारियां चल रही थीं। संजना आंटी ने उसे देखा तो खुद से लगाकर खूब सारा प्यार किया था और ढेर सारा आशीर्वाद दिया। कुछ ही देर में टेबल सज गई थी और अनु जाकर प्रशांत को भी बुला लाई। वो हमेशा की तरह अपने पापा के साथ वाली कुर्सी पर बैठने लगा, लेकिन संजना आंटी ने टोक कर आराधना के साथ बैठने को कहा। आराधना का दिल कांपने लगा, फिर भी वो खामोशी से उसके साथ आकर बैठ गया था। नाश्ते के दौरान सब लोग बोलते रहे, बातें करते रहे, सिर्फ वो और प्रशांत खामोश रहे। आज उनका रिसेप्शन भी था, सो नाश्ते के बाद अनु से पार्लर ले गई। स्किन कलर की फ्रॉक में मैचिंग ज्वेलरी और मेकअप के साथ वो बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी, जबकि प्रशांत कोट पैंट पहने हुए था। स्टेज पर वो सिर्फ फ़ोटो खिंचवाने तक बैठा रहा। रात को कमरे में आकर जैसे ही वो ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठकर ज्वेलरी उतारने लगी, उसी वक्त वो भी कमरे में दाखिल हुआ तो आराधना का दिल जोर से धड़कने लगा, मगर उसने कुछ नहीं कहा। चेंज करने के बाद वो उसे इग्नोर करता हुआ बेड की तरफ बढ़ गया। वो भी चेंज करके अपना तकिया उठाए सोफे की तरफ जाने लगी कि जब उसके हाथ से पकड़ते हुए उसने उसे रोक लिया। मुझे ये ड्रामा पसंद नहीं है, आराम से यहाँ बेड पर आकर लेटो, खा नहीं जाऊँगा तुम्हें। उसके अंदाज में गुस्सा नहीं बल्कि नाराज़गी थी। आराधना बिना किसी विरोध के नज़र चुराते हुए बेड की दूसरी तरफ आकर लेट गई। रात में अगर नीचे गिर गई और कमर की हड्डी टूट गई या अपनी जगह से हिल गई तो घर वालों ने मुझे ही इल्ज़ाम देना है। उसे बेड के बिल्कुल आखिरी सिरे पर लेटा देखकर वो धीरे से नाराज़गी भरे अंदाज में बोला। आराधना ने गर्दन घुमाकर उसकी तरफ देखा तो वो उसी की तरफ देख रहा था। वो थोड़ा सा आगे आ गई। हल्के अंधेरे कमरे में कुछ देर खामोशी छाई रही, फिर उस खामोशी को प्रशांत की आवाज़ ने तोड़ा। एक बात बताओ, तुम जिस तरह मेरी जासूसी करती थी उससे तो लगता था तुम मुझ में इंटरेस्टेड हो, मगर अब तुम्हारा रवैया मेरी समझ में नहीं आ रहा। जवाब देने के लिए वो कुछ देर सोचती रही, फिर धीरे से बोली। मैं आपकी जासूसी इसलिए नहीं करती थी कि मैं आपको पसंद करती थी, ऐसा तो मेरे दिमाग में कभी ख्याल ही नहीं आया। आप हर वक्त मुझे बेइज्जत करते रहते थे। आपकी जासूसी तो मैं आपकी कमजोरी तलाशने के लिए करती थी, ताकि अंकल आंटी से आपको डांट पड़वा कर आपसे बदला ले सकूं। मगर मुझे नहीं मालूम था कि मेरी ये जासूसी उल्टा मेरे ही गले पड़ जाएगी। वो बहुत ही अफसोस के साथ बोली थी। प्रशांत हैरान सा उठकर बैठ गया। तो क्या तुम मुझ पर नज़र रखना, मुझे घर वालों से मेरी शिकायतें लगाना, ये सब अपनी डांट का बदला लेने के लिए करती थी? जबकि आराधना ने जल्दी से सिर हाँ में हिला दिया। ओह गॉड, मुझे समझने में कितनी बड़ी गलती हो गई। मैंने ज़बरदस्ती
खुद को तुम्हारे ऊपर थोप दिया। मेरा तो ख्याल था तुम मुझे पसंद करती हो, मगर और तुम अपना भरम रखने के लिए नाटक कर रही हो। प्रशांत ने दोनों हाथों में अपना सर पकड़ लिया। आप इतना आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? अब तो शादी हो चुकी है और मैं इस रिश्ते में आपको स्वीकार भी कर चुकी हूँ। आराधना भी उठकर बैठ चुकी थी। हाँ, कितना स्वीकार कर चुकी हो ये कल रात ही पता चल गया था, वो जताने वाले अंदाज में बोला तो आराधना नज़र चुरा गई। अब क्या करूं? मैं घर वालों से कैसे ये बात करूं? उन्हें तो सुनकर धक्का लगेगा। वो एकदम से बड़बड़ाने लगा। देखिए, परेशान मत हो, अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसने उसे तसल्लियां देते हुए कहा, क्योंकि वो ये हरगिज नहीं चाहती थी कि अंकल आंटी को कुछ पता चले। कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर मुझसे दूर क्यों भाग रही हो? प्रशांत के सवाल पर वो कुछ देर खामोश रही, फिर बोली, मैं आपको भले ही इस रिश्ते में स्वीकार कर चुकी हूँ, मगर बिना दोस्ती के खुद को बर्दाश्त करके मैं आगे भी नहीं बढ़ सकती। मैं चाहती हूँ आप पहले मेरे अच्छे दोस्त बने, मेरी झिझक को ख़त्म करें, मैं आप पर ट्रस्ट करने लग जाऊँ, आपसे हर बात बिना झिझक के शेयर कर सकूँ, और तभी हमारा रिश्ता आगे बढ़ेगा। प्रशांत कुछ पल उसे देखता रहा। तो तुम चाहती हो पहले मैं तुम्हारा दोस्त बनूँ? ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूँ तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त बनकर दिखाऊंगा। उसने अपना हाथ आराधना की तरफ बढ़ाया तो कुछ हिचकिचाते हुए उसने उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। फिर साथ में उसके नरम नाजुक हाथ की पीठ पर प्रशांत ने अपने होंठ रख दिए तो वो थोड़ा सा कांप गई। यार, अब इतना तो मत करो, दोस्ती में थोड़ा बहुत प्यार और शरारत तो चलती रहेंगी और तुम्हें ये बर्दाश्त करना होगा, वो उसके कांपने पर उसे छेड़ते हुए अंदाज में बोला। आराधना सर झुकाकर रह गई। फिर प्रशांत ने अपने वादे का मान रखा और फिर अपनी सख्त मिजाजी पर काबू पाकर आराधना से बिल्कुल दोस्तों की तरह पेश आने लगा। उसकी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना। धीरे धीरे आराधना उससे खुलने लगी थी और बिना झिझक उससे अपने दिल की सारी बातें भी करने लगी। 2 महीने हो गए थे। प्रशांत अब वैसा ही लगने लगा था जैसा वो चाहती थी। वो अपने ऑफिस की तरफ से कुछ समय के लिए दुबई जा रहा था। आराधना उसे एयरपोर्ट छोड़ने आई थी। जब मैं वापस आऊं तो मुझे मेरी दोस्त नहीं, मेरी बीबी भी चाहिए, वो भी उसे बाय करते हुए सरगोशी के अंदाज में बोला था। उसकी बात का मतलब समझकर आराधना का चेहरा शर्म से लाल हो गया। प्रशांत के जाने के बाद वो पहली बार अकेली सोई थी और हैरत ये थी कि उसे नींद नहीं आ रही थी। वो प्रशांत को मिस कर रही थी। फिर अगले कुछ दिनों में ही उसे अंदाजा हो गया कि उसे प्रशांत की आदत लग चुकी है, और आदत तो मोहब्बत से ज़्यादा जानलेवा होती है। उसकी गैर मौजूदगी ने आराधना को बेचैन कर दिया था। अब ना तो उसका मन अनु के साथ मौज मस्ती करने को चाहता था, न बाकी घर वालों के साथ बातें करने को। अपना दिमाग बटाने के लिए उसने कमरे की सफाई करने के बारे में सोचा। अलमारी खोलकर चीज़ें सेट करते हुए अचानक उसकी नज़रों में प्रशांत की वही डायरी आई जो उसने पहले भी देखी थी। क्या इस डायरी में वो तस्वीर अभी भी मौजूद होगी? धड़कते दिल के साथ उसने डायरी खोली। तस्वीर नीचे गिरी। वो झुककर उठाने लगी कि एकदम पत्थर हो गई। वो तो उसकी अपनी तस्वीर थी, 2 चोटियां बांधे खिलखिलाकर हंसती हुई। वो हैरान रह गई। तो क्या प्रशांत ने उसकी तस्वीर अपने पास रखी थी? और अगर रखी थी तो क्यों रखी थी? क्या वो उसे बचपन से ही मोहब्बत करता था? इस सवाल का जवाब तो अब वही दे सकता था। धीरे धीरे करके 1 महीना गुजर चुका था। वो बड़ी बेचैनी से उसके आने का इंतजार कर रही थी। जब भी फ़ोन पर पूछती तो वो आगे से शरारती अंदाज में कहता, क्यों, मेरी दोस्त मुझे मिस कर रही है? जवाब में आराधना सर हाँ में हिलाती तो वो अफसोस से कहता, सॉरी दोस्त, अब तो मैं तभी आऊँगा जब मेरी दोस्त के साथ साथ मेरी बीवी भी मुझे मिस करेगी। रात को सोने से पहले आराधना ने उसे व्हाट्सएप पर मैसेज किया था, मिस्टर प्रशांत खुराना, जल्दी घर वापस आइए, आपकी दोस्त ही नहीं आपकी बीवी भी आपको मिस कर रही है। और फिर दूसरा पूरा दिन गुजर गया। प्रशांत ने मैसेज सीन करने के बाद कोई जवाब नहीं दिया था। आराधना को कुछ अफसोस हुआ। रात को वो उसी के बारे में सोचते हुए सो गई। फिर रात का न जाने कौन सा पहर था जब एक अजीब सा एहसास हुआ और उसकी आँख खुल गई। प्रशांत को अपने इतने करीब देखकर वो हैरान रह गई। मेरी बीवी ने मुझे याद किया और मैं पहुंच गया, वो झुककर उसके हैरान आंखों को छूते हुए बोला। आराधना कुछ पल तो उसे देखती रही, फिर अचानक लेटे लेटे ही उसके सीने से लग गई। लगता है तस्वीर वाली अपने सौतन को तुमने देख लिया है, तभी यूँ मोहब्बत दिखा रही हो, वो उसे अपने बाजुओं में भरते हुए शरारती अंदाज में बोला। पहले क्यों नहीं बताया आपने? आराधना ने उसके सीने से सर उठाते हुए सवाल किया। बस यार,
कैसे बताता? तुम सिर्फ तस्वीर तक ही सीमित अच्छी लगती थी, इसीलिए अपने पास तुम्हारी तस्वीर रखी हुई थी, वरना रियल में जिस तरह की तुम हरकतें करती थी ना, तुम्हें देखकर मुझे गुस्सा आता था। उसके शरारती अंदाज पर कहने पर आराधना ने उसे गुस्से से घूर कर देखा और उसके हाथों को अपने कंधे से हटाकर पीछे हटने चाहा। ना मेरी जान, अब तो बिल्कुल भी नहीं। वो हंसते हुए उसे खुद में भींच गया, जबकि आराधना शर्माते हुए उसके सीने में लिपट गई। प्रशांत के लिए अब उसे छोड़ना तो मुमकिन ही नहीं था। वो पिछले 3 महीने से उसकी संगत के लिए तरस रहा था, और आज जब ये पल उसे नसीब हुए थे तो वो पीछे कैसे हट सकता था। वो बेकरार होकर उसके नरम होठों पर झुक गया और बड़ी बेताबी से उसके होठों को छूने लगा। उसके होठों को लाल करने के बाद वो उसकी गर्दन पर आया था। बड़ी मदहोशी से उसकी गर्दन को चूमते हुए वो धीरे धीरे नीचे की ओर सरक रहा था, और फिर जरा सा रुकते हुए जब प्रशांत ने उसे उसके कुर्ते से आज़ाद किया तो वो एकदम से बौखला गई थी। प्रशांत, वो एकदम से बोल पड़ी, जबकि प्रशांत ने उसके होठों पर उंगली रख दी। आज तुम कुछ भी नहीं बोलोगी, जो हो रहा है उसे होने दो, बस महसूस करो इन खूबसूरत पलों को। उसके बेली बटन पर उंगलियां घुमाते हुए वो मदहोशी से बोला था, जबकि वो शर्म से लाल होती हुई अपने चेहरे पर दोनों हाथ रख गई थी। उसकी नरम धड़कनों से आखिरी कपड़ा भी हुक खोलकर हटा दिया, और जब उसकी खूबसूरती पर नजर पड़ी तो प्रशांत अपने होंठ का कोना कुचल कर रह गया था। गले में गिल्टी उभर कर गायब हुई थी। दिल की धड़कनों ने बुरी तरह से शोर मचाया था। वो बहुत खूबसूरत थी। आज से पहले कभी उसने उसकी खूबसूरती महसूस नहीं की थी, क्योंकि वो हमेशा बड़े ही सभ्य तरीके से रहती थी, बड़ा सा दुपट्टा खुद पर डालकर रखती थी, और प्रशांत ने भी कभी उसकी खूबसूरती को महसूस नहीं कर पाया था। इसके अलावा प्रशांत अपनी नज़रों को हमेशा सीमित रखता था, कभी बेवजह उसे गलत नज़र से नहीं देखता था। लेकिन आज जब उसकी बीबी के रूप में वो उसके सामने खुली किताब की तरह थी, तो उसकी खूबसूरती को देखकर प्रशांत बुरी तरह मदहोश हो गया था। बेकरार होकर वो अपने होंठ उसकी धड़कनों पर रख गया, जबकि आराधना ने मचलते हुए उसके बालों में अपनी उंगलियां फंसाई थीं। वो पिछले 1 महीने से प्रशांत के लिए तड़प रही थी, और आज जब प्रशांत उसके पास था तो उसने खुद को पूरी तरह उसके हवाले कर दिया था। उसकी हर शरारत, हर छुअन पर आराधना की सांसें तेज हो जाती, और जब वो उसकी नाजुकी में गहराई से उतरा तो आराधना के होठों से एक हल्की सी चीख निकली थी, जिसे प्रशांत ने अपने होठों में दबा लिया। वो बड़े ही धीरे धीरे उसे कंफर्टेबल करता हुआ सुकून पहुंचाने लगा, और जब आराधना को भी उसकी संगत में सुकून महसूस होने लगा था तो आंखें बंद करते हुए वो इन खूबसूरत पलों में डूब गई थी। सुबह का सूरज उन दोनों की नई जिंदगी की खुशियों को लेकर उगा था, जहां सिर्फ खुशियां थीं, गम का नामो निशान नहीं था। चेहरे पर फैली शर्म की लाली देखकर संजना जी ने मुस्कुराते हुए नजरें झुकाईं, जबकि अनु की आंखों में शरारत नाच उठी थी। शादी के बाद उन दोनों के बीच जो चल रहा था वो किसी की नज़रों से छुपा नहीं था, लेकिन ये लोग उनके पर्सनल मैटर में इंटरफेयर नहीं करना चाहते थे। उन्होंने दोनों को मौका दिया था कि वो खुद ही अपने मामले को निपटाएं। इधर आओ तुम, वो उसको बाजू से पकड़कर अपने रूम में खींच कर ले गई थी। शादी को 3 महीने हो गए हैं तुम्हारी, लेकिन ये शादी की पहली रात वाली रंगत ये 3 महीने बाद चेहरे पर क्यों चमक रही है? बताओ बताओ, जरूर दाल में कुछ काला है। अनु ने हंसते हुए सवाल किया। आराधना ने उसकी पीठ पर एक थप्पड़ रखा और शर्म से उसकी ओर देखने लगी, लेकिन उसकी तेज नज़रों से बचना मुश्किल था। अब आंटी जी से कहकर तुम्हारा भी इंतजाम करवाना पड़ेगा। आराधना खिलखिलाकर हंसते हुए बोली। अनु भी हंसते हंसते रह गई। फिलहाल तो मेरा कोई इरादा नहीं है तुम्हें इस घर में अकेला छोड़कर जाने का। अभी तुमने मेरा नंदों वाला रूप देखा ही कहाँ है, वो भी देख लो, उसके बाद ही जाऊंगी। अनु ने तंग करते हुए कहा। अच्छी तरह से तुम्हें तंग करने के बाद ही इस घर से जाऊंगी। अनु ने उसके गले में प्यार से बाहें डालते हुए बोला। आज उसे जिंदगी बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसके दिल में बस एक ही ख्याल था कि इतनी खुशियों को कहीं किसी की कोई नज़र न लग जाए। इतना प्यारा परिवार, इतना प्यार करने वाला पति। उसने दिल ही दिल भगवान से अपने अच्छे नसीबों के लिए ढेर सारी प्रार्थना की थी कि उसकी खुशियों को कभी कोई नुकसान न पहुँचे। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई और रोमांटिक कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी के साथ।